वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग 2016 के क्वेश्चन बैंक LNMU सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ऑनर्स BSc सेकेंड पार्ट वालों के लिए पेपर 3 के क्वेश्चन बैंक LNMU के 2016 का थर्ड पेपर। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला का बी है डबल साल्ट। डबल साल्ट दोज साल्ट which are maintain their identity in solid but lose their identity in aqueous solution are known as double salt. Double salt give test for consistent ion in aqueous solution. अब डबल साल्ट कहता क्या है कि वैसा साल्ट जो अपना आइडेंटिटी को, अपने पहचान को सॉलिड स्टेट में बनाए रखता है, परंतु एक्वस सोल्यूशन में वह अपने आइडेंटिटी को खो देता है। उसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट, है ना। तो डबल साल्ट समझ में आया होगा। अब है दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है? तो कॉम्प्लेक्स साल्ट है दोज एडिशनल कंपाउंड व्हिच हैव मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट बोल रहा है कि वैसा कंपाउंड जो अपना आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में एक समान बनाए रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो एक का बी आप लोग का क्लियर हो गया। यह 2016 का है, केमिस्ट्री ऑनर्स थर्ड पेपर का, है ना। LNMU बोर्ड का है 2016 का। तो उल्टा करके क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक का बी है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। देखिए उसके बाद है एक का सी का CCl4 इज नॉन पोलर वाई। तो देखिए CCl क्या है, CCl4 नॉन पोलर क्यों होता है? CCl इज नॉन पोलर बिकॉज रीजन इज डैट CCl4 इज कोवेलेंट कंपाउंड व्हिच हैज सिमिलर एंड आइडेंटिकल कार्बन एटम। देखिए कहने का सेंस क्या हुआ। सो CCl4 है जिसके साथ 4 क्लोरीन एटम है, 1 2 3 4, है ना, जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जो क्लोरीन और कार्बन के बीच क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है ना। वो है सिमिलर एंड आइडेंटिकल कार्बन एटम, जिसके साथ सिमिलर एक सा ही कार्बन है ना, जिसमें एक ही गुण वर्तमान है। तो इन CCl4 देयर आर 4 क्लोरीन एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ज्वाइंट विथ कार्बन एटम। दे आर प्रेजेंट अपोजिट एंड इक्वली सो देयर विल बी नो रिजल्टेंट, देयर विल बी not polarity developed between them, so hence CCl4 is non-polar covalent bond। तो CCl, अब इतना तो समझ गया कि कार्बन CCl4 के साथ 4 क्लोरीन एटम होते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, है ना। अब CCl4 के केस में है 4 क्लोरीन एटम जो है, ये 1 2 3 4 जो है, वह क्लोरीन एटम जो है क्या करता है, वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्लोरीन एटम हम लोग जाने ना कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो वह कार्बन के साथ ज्वाइंट है। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अपन जो चार्ट है वह कार्बन के साथ ये ज्वाइंट है। सो और अपोजिट भी है, एक दूसरे के अपोजिट भी है, एक दूसरे के अपोजिट भी है, और चारों साइड एक सा ही है। इसीलिए पोलरिटी जो होता है डेवलप्ड हो जाता है। इसी के कारण CCl4 जो है वह नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब एक का डी है कि इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज वाई। तो देखिए इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज वाई क्यों होता है ऐसा? तो वी नो डैट ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, सच इन ऑल दीज प्रोसेस इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। इफ इन ए सिस्टम entropy decrease, it must should some other process entropy of system increase, so net entropy of system tends to increase, hence entropy of system gradually increase। अब कहता है कि entropy of system increase क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सभी नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं irreversible प्रोसेस होते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इसीलिए इसी प्रकार जितने भी प्रोसेस जो होते हैं उसके कारण इंट्रोपी जो होता है चेंज होने लगता है। यदि इफ सिस्टम इन इंट्रोपी डिक्रीज, यदि सिस्टम में कहीं पर इंट्रोपी डिक्रीज होने लगता है तो अदर पार्ट में प्रोसेस, सिस्टम के अदर पार्ट में क्या होता है कि अवश्य ही इंट्रोपी बढ़ने लगता है ना, जिसके कारण क्या होता है कि नेट इंट्रोपी जो होता है वह ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली धीरे धीरे वह इंक्रीज होता रहता है। तो ये समझ में आ गया। अब ग्रुप ए का क्वेश्चन देखेंगे। अब ग्रुप ए होता क्या है? अब देखिए ग्रुप ए का क्वेश्चन 5 कंपलसरी होता है ना, एक जिसमें कंपलसरी होता है तो एक बना लिए हम लोग, है ना। अब ग्रुप ए का क्वेश्चन देखेंगे।
अब ग्रुप ए में है फेज रूल। ग्रुप ए का दूसरा क्वेश्चन का पहला है ए है फेज रूल। अब फेज रूल होता क्या है देखिए, तो फेज रूल को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसको सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए फेज रूल क्या है। फेज रूल इज ए क्वांटिटिव ट्रीटमेंट ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इट प्रेडिक्ट्स द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए सिस्टम। इट अकर्स एमॉन्ग द डिफरेंट कंडीशन फॉर ए सिस्टम व्हेन it is in heterogeneous solution, then it is not affected by gravity, electrical and magnetic force of attraction. Phase rule is expressed in the terms of given expression. गिवन इक्वेशन देखिए कहाँ, ये f बराबर c माइनस पी प्लस 2 है ना, तो जहाँ यही है एक्सप्रेशन है f बराबर c माइनस 2, तो f बराबर जहाँ हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, c बराबर नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड ये p बराबर नंबर ऑफ फेज हो गया। तो फेज रूल समझ में आ गया। फेज रूल होता क्या है कि फेज रूल एक क्वांटिटिव ट्रीटमेंट है सिस्टम का, जो साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में होता है। किसी भी सिस्टम का, किसी भी सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम में जो उसका इकाई जो होता है वो फेज रूल है। फेज रूल अप्लाई होता है उस पर। तो वही कह रहा है कि फेज रूल इज ए क्वांटिटी ट्रीटमेंट ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इट प्रेडिक्ट्स द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए सिस्टम। इट अकर्स अमंग द डिफरेंट कंडीशन फॉर ए सिस्टम व्हेन इट इज इन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जब यह हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन रहता है तो वह न ग्रेविटी के द्वारा, न इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा, न मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होता है ना। इसीलिए फेज रूल को हम लोग दर्शाते हैं f बराबर c माइनस पी प्लस 2, जहाँ f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और c बराबर नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड p बराबर नंबर ऑफ फेजेज होता है। तो ये समझ में आया होगा फेज रूल। अब इसका दो का बी देखिए क्या है। दूसरा है फेज डायग्राम ऑफ KI एंड H2O सिस्टम इज इसको फेज डायग्राम पढ़ना है KI एंड H2O का। तो देखिए क्या होता है। सो आगे हम क्या पढ़ेंगे, एक एक्स एक्सिस टाइप का पढ़ेंगे, जैसे एक्स वाई एक्स पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही एक्स और वाई पढ़ेंगे, एक्स और वाई पढ़ेंगे। तो वाई अक्ष पर होगा टेम्परेचर डिग्री इन सेल्सियस या टेम्परेचर पढ़ेंगे, और इधर जो होगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ KI। ठीक, तो ये देखिए O है, ये C है, ये पॉइंट B है, और ये आगे इसका KI का कंपोजिशन आगे दिया हुआ परसेंटेज में। ये देखिए कर्व O A जो है और B जो है, यहाँ B है, A से B मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, यह जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, और इधर जो बढ़ रहा है कर्व B से आगे की ओर, यह प्रेशर ऑफ आइस है। तो यही कह रहा है कि फेज डायग्राम पढ़ने के लिए। अब देखिए कर्व AP जो है, AB B यूटेक्टिक पॉइंट है, जहाँ दोनों पॉसिबल आइस और ये प्रेशर जो है इसका KI/H2O का मिलता है ना, उस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करना है, तो देखिए द पॉइंट A इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ए जो है पॉइंट A, इस A को, यह A जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। एंड कर्व AB इज शोज दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ग्रेजुअली डिक्रीज व्हेन एडिंग KI/H2O सॉल्यूशन। अब कहता है कि AB जो है, कर्व AB जो है, यह डिनोट करता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। कब? जब हम इसमें KI और H2O जोड़ते हैं, डालते हैं इसमें। जब KI/H2O डालते हैं तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये कर्व AB जो है वही दर्शा रहा है कि यह नीचे गिर रहा है पारा। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। जब KI/H2O सॉल्यूशन डालते हैं तब। तो अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छा से। द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2 KI एंड H2O एंड नंबर ऑफ फेज इज 2 आइस एंड सॉल्यूशन। इट इज मोनोवेरिएंट सिस्टम। रिड्यूस्ड फेज रूल f बराबर c माइनस पी प्लस 2। यह जो यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है KI और H2O, और नंबर ऑफ फेज भी 2 है आइस एंड सॉल्यूशन, है ना। तो इस पर आप फेज रूल लगाएंगे, तो ये फेज रूल लगाएंगे तो दो सिस्टम है ना, तो इसीलिए यह मोनोवेरिएंट हो जाएगा, मोनोवेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ देखिए B इज यूटेक्टिक पॉइंट वेयर ए न्यू सॉलिड फेज KI सेपरेट है। ये जो B जो है ये यूटेक्टिक पॉइंट है, जहाँ पर क्या होता है कि KI और H2O सेपरेट हो जाता है। यहाँ के बाद KI/H2O अलग साथ है, इसके बाद KI अलग हो जाएगा, यहाँ H2O अलग हो जाएगा। तो वही कर रहा है। तो
फेज रूल लगाएंगे ए पर सी माइनस प्लस 2, तो सी तो एक है कंपोनेंट, ये जो है फेज जो है 2 है ना, प्लस 2, तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे 1 हो जाएगा, हेंस इट इज मोनो वेरिएंट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब 5 का ए है, वांट्स ऑफ इक्वेशन क्या है? तो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड बाय द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेज एंड आल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो वांट ऑफ इक्वेशन क्या बताता है? द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड बाय थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेज एंड आल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो यह जो है ये जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पर ताप का प्रभाव का अध्ययन करता है। ये इक्वेशन, इसके बारे में अध्ययन होता है इस इक्वेशन के द्वारा, है ना, जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वह गैस के फॉर्म में होते हैं और अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, जहाँ देखिए डेल एच बट आर टी स्क्वायर बराबर डी एल एन के पी बाई डी टी। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वांट्स ऑफ इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज वांट्स ऑफ इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। ये 2 बार 3 बार लिखिएगा, ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब उसी का 5 का बी जो है, ये 5 का बी है, तो ये क्या है? वाटर सिस्टम पूछ रहा है। वाटर सिस्टम क्या है? तो वाटर सिस्टम एग्जिस्ट इन 3 फेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर सिस्टम जो है वह 3 स्टेट में होता है। कौन कौन? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो द सिस्टम इज और कंपोनेंट सिस्टम एज द composition of all the 3 phase can be expressed in the terms of only or constituent water। अब कहता है वाटर जो होता है सभी में क्या होता है, वह जितना भी सिस्टम है और का, वह सब क्या से बना होता है? वह वाटर से ही बना होता है। उसमें वाटर का गुण होता है, जिसको हम लोग एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं। ये जो है ऐसे कर सकते हैं। ये जो है एक ड्रॉ कर लेंगे, एक सीधा रेखा, उसके बाद एक्स एक्स ई वाई एक्स है ना, ई एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 1 2 ये 3, ये 3 जो है 3, ये जो है 3 बिंदु जो है ये दर्शा रहा है कि यह जो है वाटर जो है 3 फेज में होता है। तो इसी को दर्शाना था। तो वाटर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना था, दर्शाना था, तो दर्शा दिए हम लोग। आगे देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है ना, 5 ठो बनाना होता है, जिसमें हम लोग अभी 4 क्वेश्चन बना लिए हैं, 2 और बनाना है। तो जिसमें ये 2, एक पहला ये है और आगे एक और होगा। तो डिस्क्राइब एमो डायग्राम ऑफ सीओ एंड इट्स बॉन्ड ऑर्डर। सीओ यानी एमओ जो है, एमो डायग्राम ऑफ सीओ का पारना है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल कैसे वैरी करता है कंपाउंड में, तो उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यह कार्बन है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, कार्बन है और ऑक्सीजन, सबका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। तो कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? यहाँ तो हो गया 8, यहाँ हो गया 6, टोटल हो गया 14। अब उसके लिए क्या करते हैं, एमओ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक सीधी रेखा खींचते हैं दोनों तरफ। थोड़ा हम इसको शॉर्ट करना चाहेंगे। एक सीधी रेखा दोनों ओर खींच लेंगे, ठीक, दोनों ओर, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद एक साइड कार्बन लिखेंगे, एक साइड ऑक्सीजन लिखेंगे, एक साइड कार्बन लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है कार्बन की अपेक्षा, इसीलिए ऑक्सीजन को एक साइड लिख लेंगे, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कार्बन को लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का 1s2 पारेंगे, ये ऑक्सीजन है, उसका 1s2 पारेंगे, है ना, इसको s ऑर्बिटल में दर्शा देंगे 1s2। उसके बाद यहाँ भी इसका कार्बन का भी 1s2 दर्शा देंगे। और इसके बाद यहाँ जो है इसको अब यहाँ से ड्रॉ कर देंगे नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर ड्रॉ कर देंगे,
तो ये जो बॉन्डिंग, ये जो है इस दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ बना और ऊपर भी बना, तो ये बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ 2, ऊपर भी 2, यहाँ 4 है ना, तो हो गया, यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। आगे चलेंगे आप, ऑक्सीजन का 2s2 पारेंगे, 2s2 और कार्बन का भी 2s2 पारेंगे। अब 2s2 हाइब्रिडाइज करके ऊपर भी एक बना देगा सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो सिग्मा s2 यहाँ ऊपर भी सेटिस्फाइड हो गया और इसका भी 2s2 सेटिस्फाइड हो गया, सिग्मा स्टार 2s2। अब 2p4, अब ऑक्सीजन का 2p4 को और कार्बन के 2p2 को हमको सेटिस्फाइड करना है। तो यहाँ से जो होगा, यहाँ से होगा तो ये 2px इधर होगा, एक नीचे होगा, नीचे होगा 2px 2py है ना, ऊपर होगा 2px 2py, उसके बाद नीचे भी होगा 2pz, उसके बाद नीचे इसका नीचे भी होगा, ऊपर के नीचे 2pz। अब उसको इलेक्ट्रॉन को वैरी कर दीजिए, आगे सब में क्लॉकवाइज भरेगा तो ये भर जाएगा। तो ये जो होगा 2 2 4 2 6 इसमें भर गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन वैरी ऊपर नहीं करेगा। अब बात होती है बॉन्ड ऑर्डर की। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए Nb माइनस Na, जहाँ Nb क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Nb क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो Nb माइनस Na बटे 2, तो Nb बॉन्डिंग जाने ना कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है, तो ऐसे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 2 4 2 6, यहाँ 6 है ही, 2 2 4 2 6 6 6, यहाँ 2 2 4 2 6 6 12, ये 12 का सॉरी 10 होता है, 2 2 4 और 6 10 होता है। देखो 2 2 4 6 10, तो ये 10 हो गया, राइट। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ 2 4, और उसके बाद ऊपर नहीं ना है, तो ये हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो 10 माइनस 4 तो हो जाएगा 6 बटे 2, तो 3 हो जाएगा। सो CO इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पारा मैग्नेटिक बिहेवियर। अब जो है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे डिपेंड करते हैं, अगर इसके पास ये CO के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें तो खाली इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ नहीं है ऑर्बिटल, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए क्या है यह पारा मैग्नेटिक बिहेवियर है। आई होप यह भी समझ में आया होगा। अब 7वां क्वेश्चन है कि कोबाल्ट का है ना, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ऑकरेंस कैसे होता है, उसको चरणबद्ध लिखने के लिए है ना, डिफाइन करने के लिए, लिखने के लिए, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। देखिए कोबाल्ट 27 होता है। कोबाल्ट होता क्या है 27। इसका एटॉमिक वेट लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d7 सॉरी 3d7 4s2। अब पोजीशन इन पीटी पहला पॉइंट था, उसमें 7 का क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, 7 है ना, केमिस्ट्री पेपर 3 2016 का है, LNMU का है, बोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, अग्रिम परीक्षा में ये इसमें से पूछने की ज़्यादा चांस है। तो देखिए पोजीशन इन पीटी ग्रुप 8वां है। देखिए इसका ग्रुप क्या होता है, ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 दोनों, तो ये 9 को 8 से ऊपर नहीं जाता है, तो इसीलिए ग्रुप हो जाएगा 8वां। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाता है, जिस ऑर्बिटल में जाता है, उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, तो ये हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। कैरेक्टर डी ब्लॉक का जितना भी कैरेक्टर होगा वह मेटल होगा, इसलिए मेटल है। और लास्ट पीरियड जो है, लास्ट ऑर्बिटल जो है वह एस है, चौथा है, तो इसीलिए हो जाएगा लास्ट पीरियड जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, राइट। अब ऑकुरेंस पे आइए। ऑकुरेंस दूसरा पॉइंट है बी में, ऑकुरेंस एंड एक्सट्रैक्शन। इट इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट रादर देन इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक AS sulfur etc are present, but Fe Cu Ni etc are also present in it। अब कह रहा है कि यह जो है कोबाल्ट जो है वह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, यह पाया जाता है कंपाउंड के रूप में, जैसे लाइक आर्सेनिक सल्फर etc। लेकिन Fe लोहा कॉपर निकेल इत्यादि इसमें भी पाया जाता है। अब देखो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कोबाल्ट। अब कोबाल्ट से कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, कोबाल्ट का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखिए अब कंसंट्रेशन करेंगे। एक्सट्रैक्शन करने के लिए
सांद्रण करेंगे कि नहीं, कंसंट्रेशन करेंगे। देखिए कंसंट्रेशन में क्या होता है, द ओर इज क्रस्ट एंड मिक्सड विथ पाइन ऑयल और एजेंटेंट ऑयल एंड ओलिक्लिप्टर्स एट हॉट एयर, द फ्रोथ इज फॉर्म्ड, कोबाल्ट और फ्लोट ए रिच स्पेसीज व्हिच इज फिल्टर्ड। अब कहता है कि कंसंट्रेटेड करने के लिए कोबाल्ट ओर को क्या किया जाता है, क्रस्ट किया जाता है, उसके बाद पाइन ऑयल के साथ और जेंटेंट ऑयल के साथ इसको मिला करके हॉट एयर पर गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है, फोर्थ बनता है, फोर्थ फेन बनता है ना, जिसमें कोबाल्ट ओर रहता है, उसको कोबाल्ट ओर तैरने लगता है पानी के ऊपर, जिसे छान लिया जाता है, व्हिच इज फिल्टर्ड राइट। उसके बाद होता है रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। तब रोस्टेड स्मेल्टिंग में क्या होता है, देखिए द concentrated ore is heated with silica and limestone at hot air, then 3 layers are separated, slag, spice, bullion, noble। अब कह रहा है कि कंसंट्रेटेड ओर को क्या करते हैं, सिलिका और लाइमस्टोन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं हॉट एयर पर। तो 3 लेयर बनता है, कौन कौन, पहला स्लैग बनता है, दूसरा स्पाइस बनता है और तीसरा बुलियन नोबल बनता है। अब एक्सट्रैक्शन फ्रॉम स्पाइस कैसे होगा, अब एक स्पाइस से है ना कैसे हम निकालेंगे कोबाल्ट, तो देखिए द स्पाइस इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, सो सल्फर, आर्सेनिक, ETC आर रिमूव्ड एज SO2, AS2O3 respectively when heated with NaCl, then chloride of elements formed which are filtered, the Ag is removed as AgCl। अब यहाँ क्या होता है, स्पाइस से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे कोबाल्ट, तो स्पाइस को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिसके कारण सल्फर और आर्सेनिक अपने ऑक्साइड के रूप में चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, हट जाता है, SO2 और AS2O3 के रूप में हट जाता है। और फिर हम लोग गर्म करते हैं NaCl के साथ, तो क्लोराइड ऑफ एलिमेंट बनता है, और क्लोराइड ऑफ एलिमेंट बनता है, उसके बाद जो होता है Ag इज रिमूव्ड एज AgCl। उसके बाद Ag जो होता है उसका, उसमें Ag जो होता है एक प्रकार का, यह जो होता है कैटलिस्ट टाइप का होता है Ag, है ना, तो Ag रिमूव हो जाता है AgCl के तौर पर। अब क्या होता है, CuCl2 प्लस Fe, लोहा होता है ना, तो लोहा FeCl2 प्लस Cu आ जाएगा। अब CuCl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, तो COH2 बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा, 2CaOH2 प्लस H2O प्लस COCl, तो 2COOH3 प्लस ये CaCl2 बना देगा। तो हमारा प्योर Cu जो है, प्योर जो है कोबाल्ट जो है यहाँ प्राप्त हो जाता है इस मेथड से। अब यहाँ के बाद फिर उसके बाद हम लोग फिर जल से, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो जल अलग हो जाता है और CO हमको प्राप्त हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये रहा आज का वीडियो में 2016 क्वेश्चन बैंक का पेपर 3 केमिस्ट्री ऑनर्स का कंप्लीट एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।